नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्लास 10 का लेक्चर नंबर 16 प्रश्नावली 3.2 है ना। 3.2 के अंदर अपने पास प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना अपने पास। इस विधि में क्या करते हैं, पुनः एक चर है ना, एक चर का मान निकाल के दूसरे चर के पद में है ना उसके अंदर रख देते हैं। उसमें रखने के बाद में ये रैखिक युग्म बनता है ना, उस रैखिक युग्म का क्या करते हैं, हल करते हैं। और इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या करते हैं इसमें, इस विधि में हम एक चर को है ना दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं, फिर ऐसे रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। और इस प्रकार की विधि को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसके कुछ 4-5 स्टेप होते हैं, वो स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया जाता है। देखो कैसे, देखो पहले विधि क्या है उस विधि के बारे में लिखते हूँ। इस विधि में हम एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं, एक चर का मान है ना दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। दूसरे चर के पद में व्यक्त कर दिया, मतलब कि एक चर का मान निकाल एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख दिया, तो क्या हो गए, एक चर में बन गया। तो फिर इसका स्थापन करते हैं। करने के बाद में क्या होता है, प्रतिस्थापन कर दिया। और इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस विधि के पद मतलब स्टेप निम्नलिखित है। इस विधि के स्टेप निम्न है। क्या, स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करेंगे ना। देखो इस विधि के स्टेप निम्नलिखित है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है ना। देखो रैखिक समीकरण युग्म दे रखा होगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं ना अपन, माना दिए गए समीकरण है ना, दिए गए समीकरण देखो कौन कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 0, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दे दिया। एक दूसरा समीकरण दे रखा है इसके अंदर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0,
ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए। सबसे पहली स्टेप ये होती है, हो गई। अब देखो अपनी सेकंड स्टेप। पहली स्टेप में क्या कर देंगे, हल में दिए गए समीकरण लिख लेंगे, लिख लिए। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। देखो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे समीकरण, है ना, एक या समीकरण एक या दो, समीकरण एक या दो में, समीकरण एक या दो में किसी चर राशि का मान, किसी चर राशि का मान, किसी चर राशि का मान दूसरी चर राशि में, दूसरी चर राशि के पदों में प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण एक या समीकरण दो, ये दो समीकरण है, इनमें से मैंने किसी भी चर राशि जैसे x मान लो या y मान लो का मान है ना, यहाँ से मैंने x चर राशि का मान निकाल लिया, उस चर राशि का मान मैं दूसरे समीकरण में रखूंगा। ठीक है, दूसरे पदों में व्यक्त कर दिया, दूसरी चर राशि के पदों में व्यक्त कर दिया, तो ये पूरी राशि कैसी बन जाएगी, यहाँ से x निकाला इसमें रखा तो किस में बन गई, ये पूरी y में बन जाएगी। ठीक है, ओके। ये देखो मान भी लेते हैं। माना कि y का मान, मैंने y का मान माना y का मान x के पदों में लेने पर मैंने क्या किया, y का मान है ना, समीकरण नंबर 1 से 2 में y का मान x के पदों में ले लिया, यहाँ से y का मान निकाला, यहाँ पर रखा तो यहाँ पर ये x के पदों में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो x के पदों में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपने पास सेकंड स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप। ठीक है, अब कौन सी आएगी, थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड, देखना स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे कि प्राप्त स्टेप नंबर थर्ड में है प्राप्त y का मान समीकरण 2 या 1 में, समीकरण 2 या 1 में रखकर, समीकरण 1 में रखकर x के मान में समीकरण बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, है ना। मैंने समीकरण 1 से काम करूँगा, 2 में रखूँगा, 2 में रखने के बाद में ये पूरा समीकरण किस में बन गया, x में बन गया है। ये मतलब है सेकंड स्टेप का। हो गया अपने पास। y का मान किस में रखा, समीकरण 1 या 2 में रखा। मैंने 1 से काम किया तो 2 या 1 में रखूँगा, तो यहाँ से समीकरण 1 से काम किया तो किस में रख रहा हूँ, 2 में, 2 से काम कर रहा हूँ तो 1 में रखूँगा। ये मतलब है, ओके। ठीक है, ये बात होगी अपनी थर्ड स्टेप हो गई। अब देखो फोर्थ स्टेप। देखो फोर्थ स्टेप है अपने पास कि फोर्थ स्टेप है x का मान स्टेप सेकंड, x का मान स्टेप सेकंड में प्राप्त समीकरण, स्टेप सेकंड में x का मान स्टेप सेकंड में प्राप्त समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, y का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, समीकरण 2 में रखूंगा तो x का मान मेरे को समीकरण से प्राप्त हो जाएगा।
उस समीकरण को मैं सोल्व करूंगा तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान प्राप्त होने के बाद में क्या करूँगा, x का मान है ना स्टेप सेकंड में है ना कोई से भी समीकरण में रखूँ, मैं 1 में रखूँ, 2 में रखूँ, तो आपका y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्टेप 6, स्टेप 5 है। ठीक, स्टेप 5 में क्या होगा कि प्राप्त x व y, प्राप्त x व y के मान, प्राप्त x और y के मान ही दिए गए युगपथ, दिए गए युगपथ समीकरण का हल है, दिए गए युगपथ समीकरण का हल होता है। क्या होता है, हल होता है। ठीक है, प्राप्त x और y के मान दिए गए युगपथ समीकरण का हल होता है। ये अपन को हल ज्ञात करने होते थे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिस्थापन विधि के 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हो गई अपने पास। अब देखो, अब इसके ये अपने पास प्रतिस्थापन विधि हो गई। अब इस प्रतिस्थापन विधि के किताब के जो उदाहरण है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास उदाहरण नंबर कौन सा आएगा, अपने पास उदाहरण नंबर आएगा कौन सा, यह आएगा अपने पास उदाहरण नंबर 5 है ना। फिर उदाहरण नंबर 5 आएगा, 4 आएगा, देखिए उदाहरण नंबर 4 है ना। ये उदाहरण नंबर 3 तो अपने प्रश्नावली 3.1 में कर लिए थे। अब उदाहरण नंबर 4 स्टार्ट होगा यहाँ से। उदाहरण 4 है ना, देखो उदाहरण 4 है अपने पास कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, ये बात है। ओके, अब देखो रैखिक समीकरण युग्म क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। दूसरा है इसके अंदर x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण युग्म है। इस समीकरण युग्म का क्या करना है, हल करना है। देखो सबसे पहले स्टेप क्या होता था, जो समीकरण दिए हुए हैं उनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 नाम देते। देखो समीकरण 1 है ना और समीकरण नंबर 2, ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब क्या करते थे अपन अब करते हैं समीकरण नंबर, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों में से एक का मान निकाल लेते हैं और वो क्या करते थे, दूसरी समीकरण में व्यक्त कर देते थे। देखो क्या करते थे, मैं काम करता हूँ समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या करूँगा, एक राशि को दूसरी राशि में लिखूंगा। देखो क्या अपने पास x प्लस 2y बराबर कितना है, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x बराबर 3 माइनस 2y किस राशि में लिख दिया मैंने, ये y राशि में लिख दिया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 3 लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2 से काम किया है, 3 बनाया है मैंने। अब इस समीकरण नंबर 3 को क्या करूँगा, 1 में रखूँगा। किस में रखूँगा, 1 में रखूँगा। ये क्या करता हूँ मैं, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, ये करूँगा। ये करता हूँ मैं अगले पेज पे। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, x का मान समीकरण 1 में
x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या अपने पास है, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 है। मेरे को x की जगह पर क्या करना है, क्या प्रतिस्थापित करना है, 3 माइनस 2y प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। x की जगह पर करना है 7, x की जगह पर करना है 3 माइनस 2y माइनस के 15y इक्वल्स टू 2। ये क्या पूरा समीकरण y के अंदर हो गया क्या, ये पूरा समीकरण y के अंदर हो गया। अब इस y के समीकरण से क्या कर सकते हैं, y का मान प्राप्त किया जा सकता है। मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, कितना आ गया 21। अब मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 2y से, कितना आ गया 14y, और ये इधर कितना है 15y है, इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ है ना, इस तरफ लेफ्ट साइड अचर राशियों को रखूंगा और दूसरी तरफ क्या रखूंगा, अचर राशियों को, ठीक है। 2 ये इधर क्या है, अचर है, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर माइनस के 14y और माइनस के 15y, इनको ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ गया, माइनस के 29y, और इधर क्या हो गया, माइनस के 19। अब y इक्वल्स टू क्या आ गया, y इक्वल्स टू आ गया 19 डिवाइड बाई 29, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये तो आ गया अपने पास y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को क्या करूँगा, अपने पास समीकरण नंबर 3 आया था उसके अंदर प्रतिस्थापन कर दूंगा। ये करूँगा, देखो y का मान समीकरण समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर मैं क्या करूँगा, y का मान है ना समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करूँगा। समीकरण नंबर 3 क्या था, x बराबर 3 माइनस 2y, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y की जगह पर क्या रखना है 19 डिवाइड बाई 29, ये रखना है, ओके। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करूँ 19 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 1 कैरी और 2 1 3 डिवाइड बाई 29, ठीक है। अब एलसीएम लूँगा 29, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 7, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 6 1 कितना आ गया 7, तो 8 आ गया, और माइनस के 38। अब इसको सॉल्व करूँगा 87 में से 38 गए तो कितने बच गए 49 डिवाइड में 29, ये आ गया अपने पास x की वैल्यू, है ना। x की और y की वैल्यू चाहिए थी, और इसका हल क्या प्राप्त हो गया, x का तो क्या प्राप्त हो गया, अतः हल है, क्या हल है इसके हल है x बराबर तो 49 डिवाइड बाई 29, और y बराबर है अपने पास क्या 19/29, ये प्राप्त हो गया अपने पास, और यही इसके हल है, ओके। उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। अब उदाहरण नंबर 5, है ना, 4 यहाँ पर समाप्त हो जाता है अपना। अब उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 5 है अपने पास, पहले उदाहरण 5 को नोट कर लेते हैं, फिर इसका हल करते हैं। देखो उदाहरण 5, उदाहरण 5 है, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल क्या करना है। निम्नलिखित प्रश्न, अब निम्नलिखित प्रश्न क्या है वो भी लिख लेते हैं। आफ्ताब क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से
कहता है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व में, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी, कितनी, 7 गुनी आयु का था, आयु का था। ठीक है। अब से 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है ना? इस स्थिति को बीजगणितीय, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखो ग्राफीय रूपों में तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे कि इसके एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, समझना अच्छी तरह से। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही ना, यहाँ पे लिखना 7 वर्ष पूर्व लिखना भूल गए अपन, है ना। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, ये बात है। देखो इसके अंदर में क्या है कि आफ्ताब उसकी पुत्री की आयु को है ना वर्षों में कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मैं वर्षों में कुछ मान लूँगा, एक्स या वाई, एस टी या यू वी, कुछ भी मान लेते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं मान लेता हूँ, आयु की बात हो रही है ना, माना, है ना। आफ्ताब कौन है? आफ्ताब एक तो आफ्ताब है, एक है क्या, उसकी पुत्री है। आफ्ताब है एक तो, एक क्या है उसकी, आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु किसके अंदर है क्वेश्चन में, वर्षों में बात कर रहा है तो किस में होगी, वर्षों में, है ना। मैं मान लेता हूँ कि कर्म से मान लूँगा, तो कर्म से आफ्ताब की आयु को तो मैं मान लेता हूँ एक्स, और उसकी पुत्री की आयु को मान लेता हूँ मैं वाई। ठीक है, ये है। तो इसके रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, क्या करेंगे, अब रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। तब इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग में निरूपित करने पर, क्या, निरूपित करने पर, ठीक है, निरूपित करने पर। अब देखो समझना क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व, है ना, कौन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कौन कह रहा है, पूर्व की बात कर रहा है आफ्ताब। आफ्ताब कौन है, एक्स है। कितनी, 7 वर्ष पूर्व, मतलब पहले कितनी गुनी का था, तेरे 7 गुना से कितनी गुनी की था मैं, ये था मैं y माइनस 7, है ना। आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व
तुमसे तुमसे 7 गुना था मैं। ये कितना होगा, जितना ये आफ्ताब होगी जितनी ये होगी उसकी लड़की। आफ्ताब क्या है, x-7 है, तो उसकी लड़की क्या हो जाएगी, y-7। और कितनी गुनी है, 7 गुना। ये हो गया अपने पास एक। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास x-7 इक्वल्स टू 7y-49। यही होगा। अब देखो मैं चर को तो एक तरफ लाऊं और अचर को एक तरफ ले आता हूँ। तो चर को एक तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x-7y इक्वल्स टू, और ये 49 है, और इधर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 42। अब इस सबको मैं एक तरफ ले आता हूँ, इन सबको एक तरफ उस तरफ लिख लेता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो ये तो हो गई आयु का था। अब से मतलब प्रेजेंट टाइम से 7 वर्ष तो 3 वर्ष बाद, अब से मतलब आफ्ताब अब से 3 वर्ष बाद, कौन, आफ्ताब अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब कि तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब क्या, तुमसे मतलब तुम कौन हो, y+3 हो, इससे कितनी गुनी, 3 गुनी रह जाऊंगा। यही बात हुई, ये हो गई। अब इसको सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, x+3 इधर क्या हो गया 3y+9। अब मैं सबको एक तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x-3y, और ये 3 इधर है प्लस का, इस माइनस को लाऊंगा तो माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों समीकरणों से क्या करूँगा, एक समीकरण में व्यक्त कर लूँगा, प्रतिस्थापन कर लूँगा। मान देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 से क्या करता हूँ, x का मान है ना y में निकाल लेता हूँ। y में के 2 में निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3y। ये हो गया अपने पास। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। अब ये 3 नाम दे दिया। अब क्या करूँगा, इस x का मान प्रतिस्थापित करूँगा समीकरण नंबर 1 के अंदर। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करना है, प्रतिस्थापित करने पर मैं समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करूँगा तो क्या हो जाएगा। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है। x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, x की जगह पे रखना है 6 प्लस 3y। तो x की जगह पे रख रहा हूँ मैं 6 प्लस 3y, और आगे क्या है माइनस का 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। एक तरफ तो रखना है मेरे को चर राशियाँ, एक तरफ रखना है अचर राशियाँ। तो मैं इस तरफ रखूँगा चर राशियाँ लेफ्ट साइड, और राइट साइड रखूँगा अचर राशियाँ। इधर क्या हो जाएगा, 3y माइनस के 7y कितने बच गए, माइनस के 4y, ये बच गया इधर। इधर क्या हो जाएगा, ये 42 उस तरफ चल जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 42, और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 48, और ये आ गया माइनस का 4y। y कुछ टू क्या आ जाएगा, माइनस का 48 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से इसको कट करूँगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये हो गया 1 और 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हो गया अपने पास। अब देखो अब क्या करूँगा, इस y का मान है ना समीकरण नंबर 3 के अंदर प्रतिस्थापित करूँगा। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ऐसे ही करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि में। अब 3 में प्रतिस्थापित करूँगा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 प्लस 3, और y क्या अपने पास 12 है। तो क्या हो गया, 6 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 से, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 36। ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, यह आ रहा अपने पास 42। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि आफ्ताब की आयु क्या मानी थी अपन ने, एक्स मानी थी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 42 आई है। और उसकी पुत्री की आयु क्या मानी थी, वाई। तो वाई कितना है, 12। अतः हम कह सकते हैं, अतः आफ्ताब आफ्ताब की आयु कितनी है, आफ्ताब की आयु है 42 वर्ष। वह उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु है अपने पास 12 वर्ष है। ठीक है, हो गया, ये बात हुई है अपने पास। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। ये उदाहरण अपना 5th नंबर उदाहरण समाप्त होता है। अब कौन सा उदाहरण आएगा, अब इसके बाद में आएगा उदाहरण नंबर 6। कौन सा, उदाहरण नंबर 6। अब देखो उदाहरण नंबर 6। अब उदाहरण नंबर 6 को नोट डाउन कर लेते हैं। उदाहरण 6 देखो, उदाहरण 6 है, समझना। उदाहरण 6, एक दुकान में दो पेंसिल और तीन रबड़ों का मूल्य, दो पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है, रुपए में दे रखा है, कितना है, 9 रुपये है। और चार पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है, ये है 18 रुपये। कितना, 18 रुपये है। तो प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखो क्या अपने पास, ये इसमें प्रत्येक रबड़ और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेंसिल व रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है अपन को। अब देखो क्या करना होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये उदाहरण दे रखा है, पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना होगा। अब देखो व्यक्त करते हैं, हल करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, पेंसिल को तो मैं मान लेता हूँ वाई और रबड़ को मान लेता हूँ मैं, सॉरी पेंसिल को मान लेता हूँ एक्स और रबड़ को मान लेता हूँ वाई। माना पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य मैंने मान लिया x रुपये है ना। और मैं रबड़ का मूल्य मान लेता हूँ मैं y रुपये है। क्या है, y रुपये है, तो है ना, y रुपये के ये हो गया। अब देखो प्रश्न के अनुसार, किसके, प्रश्नानुसार काम करूँगा मैं। प्रश्नानुसार क्या है, एक दुकान में दो पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य दे रहेगा 9 रुपये। 2 पेंसिल है तो 2 गुना x रुपये से हो जाएगा, प्लस 3 गुना y रुपये से हो जाएगा। रबड़ों का मूल्य कितना है, 9 रुपये है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। अब दूसरा क्या है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, मतलब तो 4 पेंसिल और इसका मूल्य प्लस 6 रबड़ और इसका मूल्य कितना है, 18 रुपये है। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक काम हो गया। अब देखो अब क्या करता हूँ मैं, अब ध्यान से देखा, अब मैं इसके अंदर, अब इतनी देर तो क्या कर रहा था मैं, समीकरण 2 से सोल्व कर रहा था। इसमें क्या करता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 से सोल्व कर लेता हूँ। कि बात तो वही है, अपने स्टेप लिखे से उसके अकॉर्डिंग समीकरण नंबर 1 से व्यक्त करो या समीकरण नंबर 2 से व्यक्त करो चर की राशि, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से
एक चर राशि को दूसरी चर राशि में व्यक्त कर लेता हूँ, मैं x राशि को y राशि के अंदर व्यक्त कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9 है। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। समीकरण नंबर 3 नाम हो गया, इसका समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब क्या करते थे, अब करते थे समीकरण नंबर 1 से काम किया है अपन ने, अब इससे क्या करेंगे, ये x का मान है किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, यही करेंगे। ठीक है, यह करते हैं अगले पेज पे। मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, मैंने पेज चेंज कर लिया। अब देखो मैं क्या करता था, अब इस x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे। देखो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण नंबर 2 क्या है अपने पास, 4x प्लस 6y बराबर 18 है, यही है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये है। तो x की जगह पे क्या प्रतिस्थापित करना है, x की जगह पे प्रतिस्थापित करना है अपने पास कि x बराबर 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये प्रतिस्थापित करना। देखो मैं क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाई में x का प्रतिस्थापित करूँ तो x माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस में 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है इसके, तो मैं यहाँ से 2 से ये कट कर सकता हूँ 2 बार। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 माइनस इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3y से, तो क्या हो गया 6y, और यहाँ पर क्या हो गया 6y इक्वल्स टू 18। अब देखो यहाँ से ये 6y से 6y कैंसिल, अब ये देखो क्या हो गया 18 इक्वल्स टू 18, और ये हमें इसका प्राप्त हो ही नहीं सकता, ये प्राप्त हो ही नहीं सकता, तो मतलब x और y का मान तो प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, y के सभी मानों के लिए ये सत्य है, क्या y के सभी मानों के लिए सत्य है, और y का कोई भी हल रूप प्राप्त नहीं हो सकता। अतः y का कोई मान हल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब इसके कोई भी हल नहीं होंगे। अब ये कोई भी हल नहीं होगा तो रबड़ और पेंसिल का अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। अतः x का भी कोई मान हल नहीं किया जा सकता, कोई हल नहीं किया जा सकता। अतः अब कह सकते हैं कि पेंसिल और रबड़ का मूल्य अद्वितीय नहीं किया जा सकता, अद्वितीय नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का हल, इस उदाहरण का हल। यहाँ पर x और y के मान प्राप्त नहीं किए जा सकते। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक उदाहरण और है,
और उदाहरण नंबर कितना है, 7 है। उदाहरण 7 है ना। देखो उदाहरण 7 क्या है अपने पास, 2 रेल पटरियाँ, क्या है, 2 रेल पटरियाँ, क्या है, 2 रेल पटरियाँ हैं और उन दोनों रेल पटरियों के समीकरण दे रखे हैं, है ना। समीकरण क्या है, x + 2y - 4 = 0, है ना। और दे रखा अपने पास 2x + 4y - 12y = 0 द्वारा निरूपित की गई है, द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल एक दूसरे को काटेगी, क्या रेल एक दूसरे को काटेगी। देखो ये प्रूफ करते हैं, काटेगी, ये प्रूफ करते हैं। देखो एक चीज़ बताओ मेरे को कि x और y मैंने कुछ मान लिया, इसकी पटरियाँ मान ली मैंने, ये समीकरण दे रखे हैं। देखो ये समीकरण दे रखा है x + 2y - 4 = 0, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। दूसरा समीकरण दे रहा है 2x + 4y - 12y = 0, समीकरण नंबर 2। जैसे अपन प्रतिस्थापन कर रहे थे वैसे इसका प्रतिस्थापन करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, x को y में प्रतिस्थापित कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2y, हो गया। अब ये हो गया। अब इसको क्या करूँगा, समीकरण x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, मैं प्रतिस्थापित करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, x की जगह पर आ जाएगा 4 - 2y माइनस का प्लस का 4y माइनस का 12 = 0। ये क्या हो गया, ये हो गया 8 - 4y, ये हो गया अपने पास प्लस का 4y, ये माइनस का 12 = ये हो जाएगा अपने पास, ये कट गया और इधर तो क्या बच गया अपने पास, ये बच गया अपने पास, इधर तो 0। अब इसको मैं लेके जाऊँगा दूसरी तरफ तो क्या बच जाएगा, ये -4 और -4 = 0। ये क्या है, असंभव है, ये सत्य कथन नहीं है, जो कि एक असत्य कथन है, जो कि क्या है, एक असत्य है। क्या है, असत्य कथन है। क्या है, असत्य कथन है। असत्य कथन है तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अतः इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोनों पटरियाँ क्या एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों, यदि ये कथन असत्य प्राप्त नहीं होता तो क्या होता, तो ये एक दूसरे को क्या करती, काटेगी तो काटती। ठीक है, और यहीं पे क्या करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.2 के प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास से नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय NK सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें
और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।